नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आंग्ल मैसूर संघर्ष को परीक्षा दृष्टि से क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। बिल्कुल, और ये विषय बहुत दिलचस्प भी है। ये सिर्फ 4 युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे दक्षिण के एक राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 40 साल तक कड़ी टक्कर दी। मतलब हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। जी, हम उन्हीं के नेतृत्व में मैसूर के उदय और फिर अंग्रेजों के साथ उनके टकराव को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ मैसूर था जो दक्षिण भारत में अपनी ताकत बढ़ा रहा था, और दूसरी तरफ कंपनी जो पूरे भारत पर नजर गड़ाए बैठी थी। टकराव तो होना ही था। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं। ये मैसूर राज्य ये अस्तित्व में कैसे आया? देखिए, इसकी जड़ें हमें मध्यकालीन दक्षिण भारत में मिलती हैं। उस समय का जो शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य था। अच्छा, तालीकोटा के युद्ध के बाद जिसका पतन हो गया था। जी, उसी साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्य बने। मैसूर उन्हीं में से एक था। 18वीं सदी में यहाँ वादियार वंश का शासन था। लेकिन जैसा कि उस दौर में होता था, राजा अक्सर नाम के ही होते थे। सही कहा। शासक तो थे चिक्का कृष्णराज, पर जो असल ताकत थी वो उनके मंत्री नंजराज के हाथ में थी। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के माहौल में हैदर अली का उदय होता है। हैदर अली का सफर भी तो काफी असाधारण था, एक आम सिपाही से शासक बनने तक का। बिल्कुल। 1721 में बुदिकोटा में उनका जन्म हुआ और उन्होंने मैसूर की सेना में एक साधारण सिपाही के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। लेकिन उनमें सैन्य प्रतिभा और प्रशासनिक समझ दोनों ही कमाल की थीं। और इसी के बल पर वो आगे बढ़ते गए। हाँ, बहुत तेजी से। उनकी तरक्की में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 1755 में, जब उन्हें डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया। जी, और वहां उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने मैसूर की सैन्य शक्ति की तस्वीर ही बदल दी। आप आधुनिक शस्त्रागार की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद से एक मॉडर्न आर्सेनल की स्थापना की। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? मतलब क्या दूसरे भारतीय शासकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे? थे, पर वो संगठित नहीं थे। हैदर अली ये समझ गए थे कि अंग्रेजों की असली ताकत उनकी डिसिप्लिन्ड इन्फेंट्री और तोपखाना है। तो उन्होंने सिर्फ हथियार नहीं बनाए, अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग भी दी। अच्छा। और यही वो कदम था जिसने मैसूर को दक्षिण की सबसे आधुनिक सैन्य शक्तियों में से एक बना दिया। और फिर 1759 में जब उन्होंने मराठा आक्रमण को भी विफल कर दिया, तब तो उनका कद और भी बढ़ गया होगा। हाँ, उस सफलता के बाद वो मैसूर की राजनीति के केंद्र में आ गए और फिर 1761 में उन्होंने नंजराज को हटाकर सत्ता पर पूरा नियंत्रण कर लिया और मैसूर के वास्तविक शासक बन गए। जी, और यहीं से अंग्रेजों के साथ उनके टकराव की जमीन तैयार होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए अब पहले आंग्ल मैसूर युद्ध पर आते हैं, जो 1767 से 69 तक चला। हैदर के शासक बनने के कुछ ही साल बाद ये युद्ध क्यों छिड़ गया? देखिए, उस समय दक्षिण में 3 बड़ी ताकतें थीं। मैसूर, हैदराबाद के निजाम और मराठे। और तीनों ही अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। बिल्कुल, तो उनमें आपसी तनाव बना रहता था। अंग्रेजों ने इसी स्थिति का फायदा उठाने की सोची। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हैदर अली की बढ़ती ताकत को अपने लिए खतरा समझा, तो उन्होंने निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिलाकर हैदर के खिलाफ एक त्रिगुट बना लिया, एक ट्रिपल अलायंस। मतलब हैबर को तीनों तरफ से घेरने की योजना थी। हाँ, योजना तो यही थी, लेकिन हैदर अली जितने अच्छे सेनापति थे उतने ही चतुर कूटनीतिज्ञ भी। उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ दिया। जी, उन्होंने मराठों को पैसे का लालच दिया और निजाम को जीते हुए प्रदेशों में हिस्सा देने का वादा किया, और इस तरह लड़ाई शुरू होने से पहले ही अंग्रेजों का गठबंधन टूट गया। और निजाम तो हैदर की तरफ आ गए थे। हाँ, तो फिर युद्ध का जो तात्कालिक कारण बना वो था कर्नाटक सीमा का विवाद मद्रास की अंग्रेजी सरकार के साथ। जी, जब बातचीत से बात नहीं बनी तो जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हमला कर दिया, लेकिन हैदर अली ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। और सिर्फ हराया नहीं, बल्कि उनका पीछा करते करते मद्रास तक पहुंच गए थे। हाँ, और ये एक असाधारण घटना थी। सोचिए, एक भारतीय शासक कंपनी की सेना को हराते हुए उनके सबसे बड़े गढ़ मद्रास के दरवाजे पर पहुंच गया और उन्हें संधि के लिए मजबूर कर दिया। बिल्कुल, इस एक घटना ने अंग्रेजों की अजेयता का जो भ्रम था ना, उसे तोड़ दिया। पूरे भारत में ये संदेश गया कि कंपनी को हराया जा सकता है। इसके बाद हुई 1769 की मद्रास की संधि। परीक्षा के लिए इसकी शर्तें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी, 3 मुख्य शर्तें थीं। पहली, दोनों एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा देंगे। ठीक है। दूसरी,
अंग्रेज हैदर अली के युद्धबंदियों को छुड़ाने में मदद करेंगे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त, युद्ध का हर्जाना। हाँ, अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देंगे। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और सैन्य हार थी। तो पहला युद्ध तो पूरी तरह से हैदर अली के नाम रहा, पर यह शांति ज्यादा टिकी नहीं। नहीं, लगभग एक दशक बाद ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया, 1780 से 84 तक। इस बार क्या वजह बनी? इस बार वजह बना माही का बंदरगाह। ये तो फ्रांसीसियों का था। हाँ, ये फ्रांसीसियों की एक छोटी सी बस्ती थी जो हैदर अली के मालाबार तट के इलाके में पड़ती थी। फ्रांसीसी हैदर के मित्र थे और इसी बंदरगाह से मैसूर के लिए हथियार और रसद आती थी। और अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। जी, ये तो सीधे सीधे हैदर अली की संप्रभुता को चुनौती थी। तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। बिल्कुल, उन्होंने अंग्रेजों के सहयोगी कर्नाटक राज्य पर हमला कर दिया। कर्नाटक के नवाब ने अंग्रेजों से मदद मांगी और बस दूसरे युद्ध की शुरुआत हो गई। इस युद्ध की शुरुआत में भी हैदर अली का पड़ला भारी रहा था। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में उनकी रणनीति बहुत अच्छी थी। अंग्रेजों ने 2 सेनाएं भेजीं, एक हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में और दूसरी कर्नल बेली के। अच्छा। हैदर के बेटे टीपू ने मुनरो की सेना को रास्ते में ही रोक लिया और दूसरी तरफ हैदर ने कर्नल बेली की सेना को घेर कर खत्म कर दिया। ये अंग्रेजों की एक और बड़ी हार थी। लेकिन फिर पासा पलट गया। जी, 1782 में अंग्रेज जनरल आयरकूट एक बड़ी सेना लेकर आया। पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ जिसमें हैदर अली घायल हो गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, दिसंबर 1782 में युद्ध के घावों और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या युद्ध यहीं रुक गया? नहीं, उनके बेटे टीपू सुल्तान ने तुरंत कमान संभाली और युद्ध को जारी रखा। वो भी अपने पिता की तरह ही योग्य थे। बहुत योग्य। टीपू ने 1783 में अंग्रेजों को हराया भी, लेकिन तब तक यूरोप में हालात बदल चुके थे। वहां शांति संधि हो गई तो फ्रांसीसियों ने टीपू का साथ छोड़ दिया। मतलब टीपू अकेले पड़ गए। हाँ। और अंत में 1784 में मैंगलोर की संधि हुई। इस युद्ध का नतीजा क्या निकला? ये युद्ध अनिर्णायक रहा। मतलब कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। संधि की शर्तें में लगभग पहले जैसी ही थी। दोनों ने एक दूसरे की जीती हुई इलाके और बंदी लौटा दिए। तो स्थिति वापस वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। एक तरह से हाँ। इस संधि ने कुछ साल शांति तो रखी, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ और इसी का नतीजा था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से 92 तक चला। ये टीपू के लिए बहुत निर्णायक साबित हुआ। हाँ, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी। इसका जो तत्कालिक कारण बना वो था त्रावणकोर का राज्य। त्रावणकोर के राजा ने डचों से कुछ किले खरीदे थे। जी। वो किले मैसूर की सीमा पर थे, इसलिए टीपू भी उन्हें खरीदना चाहते थे। जब राजा ने मना किया तो टीपू ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया। और त्रावणकोर तो अंग्रेजों के संरक्षण में था। बिल्कुल। और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो बहुत ही, आप कह सकते हैं, आक्रामक नीति वाला था। उसने इसे युद्ध छेड़ने का एक बेहतरीन मौका माना। और उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा भी। इस बार फिर से त्रिगुट बनाया गया। जी, वही पुराने खिलाड़ी मराठे और निजाम। कॉर्नवालिस ने उन्हें मैसूर के बंटवारे का लालच दिया। मतलब जीत के बाद मैसूर का आधा राज्य उन दोनों को मिल जाएगा। हाँ, यही वादा किया और इस लालच में वो दोनों फिर से अंग्रेजों के साथ हो गए। तो इस बार टीपू को 3 बड़ी शक्तियों से एक साथ लड़ना पड़ा। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, और यही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। मैसूर पर चारों तरफ से हमला हुआ। टीपू अकेले कब तक लड़ते? उनकी हार हुई और कॉर्नवालिस की सेना ने राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। और फिर टीपू को एक बहुत ही अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये संधि मैसूर के लिए एक तबाही थी। इसकी शर्तों ने मैसूर की कमर ही तोड़ दी। पहली शर्त, टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा। आधा राज्य? जी। दूसरी शर्त, उन पर 3 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना लगाया गया। और सबसे अपमानजनक शर्त तो उनके बेटों से जुड़ी थी। हाँ, संधि के मुताबिक जब तक टीपू हर्जाने की पूरी रकम नहीं चुका देते, उनके 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक बनाकर रखा जाएगा। ये तो किसी भी शासक के लिए बहुत बड़ा अपमान था। बहुत बड़ा। इस संधि के बाद जो बंटवारा हुआ उसमें अंग्रेजों ने मालाबार और डिंडीगुल जैसे सबसे महत्वपूर्ण इलाके अपने पास रख लिए। निजाम और मराठों को भी कुछ हिस्सा मिला। मैसूर अब एक छोटा और कमजोर राज्य बनकर रह गया। और इसी हार और अपमान ने चौथे और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध की नींव रखी होगी। निश्चित रूप से टीपू इस अपमान का बदला लेना चाहते थे।
और इसी बीच भारत में एक नया गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड वेलेस्ली, जो अपनी सहायक संधि की नीति के लिए जाना जाता था। जी, सब्सिडियरी अलायंस। ये सहायक संधि असल में थी क्या? नाम से तो लगता है कि ये सहायता करने वाली संधि है। ये सिर्फ नाम का धोखा था। असल में ये राज्यों की आजादी छीनने का एक तरीका था। अच्छा, इसे स्वीकार करने वाले राज्य को अपनी सेना भंग करके अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, जिसका सारा खर्चा भी वही राज्य उठाता था। और तो और राज्य की विदेश नीति भी अंग्रेजों के हाथ में चली जाती थी। मतलब अपने ही खर्चे पर अपनी गुलामी खरीदना। बिल्कुल सही कहा आपने। और टीपू सुल्तान जैसे स्वाभिमानी शासक ने इसे मानने से इनकार कर दिया होगा। साफ इनकार कर दिया। और वेलेस्ली को बस इसी मौके का इंतजार था। उसने इससे अपनी बेइज्जती माना और 1799 में मैसूर पर आखिरी हमला कर दिया। और इस युद्ध का अंत बहुत ही दुखद रहा। हाँ, अंग्रेजी सेना ने मैसूर को चारों तरफ से घेर लिया। 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। उनके वो शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। बिल्कुल। टीपू के मृत्यु के बाद मैसूर का क्या हुआ? उनकी मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता भी खत्म हो गई। अंग्रेजों ने वापस पुराने वाडियार वंश के एक 2 साल के बच्चे को गद्दी पर बैठाया और उस पर सहायक संधि थोप दी। मतलब मैसूर अब पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ गया। जी। और बाद में 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कुशासन का बहाना बनाकर मैसूर को पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो ये थी लगभग 32-33 साल चली एक लंबी लड़ाई। परीक्षा की तैयारी के लिए इन चारों युद्धों और उनकी संधियों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। जरूर। पहला युद्ध 1767 से 69, हैदर अली जीते, संधि हुई मद्रास की संधि। ठीक है। दूसरा युद्ध 1780 से 84, ये अनिर्णायक रहा। हैदर अली की मृत्यु हुई और संधि हुई मैंगलोर की संधि। तीसरा युद्ध 1790 से 92, इसमें टीपू सुल्तान की बड़ी हार हुई और अपमानजनक श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसमें आधा राज्य चला गया। और चौथा और आखिरी युद्ध 1799। जी, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर पर सहायक संधि थोपकर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण हो गया। आखिर में टीपू सुल्तान से जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि 1787 में उन्होंने बादशाह की उपाधि ली और अपने नाम के सिक्के चलाए। उन्होंने एक नया कैलेंडर भी लागू किया था। हाँ, एक नया पंचांग जिसमें महीनों और सालों के नाम अरबी में थे। और उनका फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैकोबिन क्लब के सदस्य बने थे। जी, वो स्वतंत्रता और समानता के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना में मदद की और खुद को नागरिक टीपू भी कहा, जो उस समय के लिए एक बहुत ही आगे की सोच थी। बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने श्रृंगेरी के शारदा देवी मंदिर को दान भी दिया था, जो उनकी धार्मिक नीति को दिखाता है। ये सभी बिंदु परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये था आंग्ल मैसूर संघर्ष का एक परीक्षा उपयोगी विश्लेषण। इस पूरे संघर्ष ने ये तो साबित किया कि सही नेतृत्व और आधुनिक तकनीक के बल पर भारतीय राज्य भी अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे सकते थे। हाँ, ये बात तो है। लेकिन इसने ये भी दिखाया कि भारतीय शासकों की आपसी फूट और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति आखिर में उन पर भारी पड़ी। यदि इस विषय से जुड़ा आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। हमें ये भी बताएं कि क्या ये विषय परीक्षा की तैयारी के लिए आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।